हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये है आपका पार्ट 2 जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 21 क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो चलिए फर्स्ट देखिए, उसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये आपका सही है वाक्य। विद्यालय पहले घर के पास है। अब देखिए ये जो है ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, विद्यालय घर के पास है। तो यहाँ पे जो पहले है वो वर्ड नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी आपका वाक्य सही है। मैंने उससे बात करके समझा नहीं। तो ये वाक्य भी आपका सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका पहला, तीसरा और जो चौथा वाक्य है वो सही लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 22nd क्वेश्चन आपका, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है कि क्या है। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं या पक्षियों की तरह बोलना। अब देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कि जो समान प्रवृत्ति वाले होते हैं वो ही एक दूसरे को सराहते हैं, और बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। 23rd क्वेश्चन है आपका कि हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें जो कारक है वो है संप्रदान कारक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्षय शब्द का अनेकार्थी है, यानी अनेकार्थी शब्द इसका क्या है। सूख, गुलाबी, सूखा, अमृत, सिंदूर, स्नेह, आकाश, सूर्य या फिर नवीन। तो इसके जो अनेकार्थी शब्द हैं वो होगा सूखा, अमृत और सिंदूर। ठीक है, अक्षय शब्द का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25th क्वेश्चन है आपका कि आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का आशय है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कि वाक्य बेसिकली कन्वे क्या कर रहा है कि सभा में अनेक लोग थे, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपके जो हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो देखिए 26th क्वेश्चन में ये आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। देखिए अगर आप इसको वैसे ना समझें तो एक तरीका होता है जहाँ पर बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा हो या कभी स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको बताया हो कि सबसे पहले हम ब्रैकेट जो होता है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तरीका है आपका जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 5 इंटू 9, फिर ये करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 45 में हमको फिर प्लस क्या करना है, 18, तो ये हो जाएगा आपका 63। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 27th क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ 15 नंबर इज 30। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी जो आपके 15 नंबर हैं इन सभी में अगर हम 3 ऐड कर दें देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो हमें न्यू मीन बताना है। देखिए अगर आपको किसी चीज़ का मीन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जितने भी नंबर हैं उनका टोटल सम करते हैं, और जितने टोटल नंबर ऑफ नंबर है वहाँ पर उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स
क्या है आपका टोटल 15 है, ठीक है। और उनका मीन क्या दिया है आपको, मीन आपको यहाँ पे 30 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, यानी वो है आपका 30 × 15 विच इज़ इक्वल टू आपका 450, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने आगे क्या कहा कि हमने जो 15 नंबर में उनमें 3 इंक्रीज़ कर दिया, यानी टोटल जो हमारे पास 15 नंबर है ना, उनमें हमने 3 इंक्रीज़ कर दिया। तो यानी अगर हम इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे जो सम निकल के आएगा वो रहेगा 495। अब हमारे पास टोटल सम है 495, तो अगर हम 495 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो हमें हमारा जो न्यू मीन है वो पता चल जाएगा। तो अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये आपका टोटल आएगा 33, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको बोला है कि फाइंड द मोड ऑफ दीज नंबर, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड आपकी वो वैल्यू होती है जो आपकी किसी भी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा बार आती है। अब देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आई है, हम नॉर्मल काउंट करके भी इससे बता सकते हैं। 3 1 2 3 4, यानी 3 आपका 4 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। 4 आपका 1 2 3, 4 आपका यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। 6 आपका 1 टाइम आ रहा है और 7 आपका 2 टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो यानी सबसे ज़्यादा बार जो यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका 3, राइट। तो आपका मोड क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका मोड हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद 29 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है। मीडियन होती मिडल की वैल्यू, जैसे कि आपको यहाँ पे जो सभी टर्म दी हुई हैं इनको आप अगर नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आप देखिए कैसे अरेंज करेंगे। पहले 10 आएगा आपका, फिर आपका 12 आएगा, फिर अगेन आपका 12 आएगा, ठीक है। फिर आपका 13 आएगा, फिर आपका 14 आएगा, फिर आपका 15 आएगा और फिर आपका 21। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर आप मिडल टर्म की बात करेंगे तो आपकी मिडल टर्म क्या होगी, यहाँ पे ये वाली हो जाएगी जो 4th नंबर पे, क्योंकि इसके इधर भी 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है। तो यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इज योर मीडियन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब देखिए जो 30th क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि फाइंड द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग 18 सेंटीमीटर। जो उसकी भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से आप क्या समझते हैं कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आपको ईजिली कैलकुलेट करना है बस। तो जो भी एक ट्राइंगल है उसका पैरामीटर का फॉर्मूला है 3 × साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हमें पता है, साइड हमें पता है 18 है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 31st क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ, या फिर विड्थ बोला है इसको। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है, कि एक रेक्टेंगल की जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर इस केस में विड्थ है आपकी, ठीक है। तो 12 × 11 विच इज़ इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 32nd क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है। अगर आप देखेंगे 10 to 12 की 3 दी हुई है, फिर 13 to 15 की 8 दी हुई है, 16 to 18 की 15 दी हुई है ये फ्रीक्वेंसी, एंड 19 to 21 की 25 दी हुई है।
अब 22 टू 24 की 33 दी हुई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम 13 टू 15 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे, तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 5। नेक्स्ट जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, जब 16 टू 18 की बात होगी तो यहाँ पे हम जो 15 माइनस 8 करेंगे तो वो कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। 19 टू 21 की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और जब 22 टू 24 वाला जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 33 माइनस 25 करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 8। अब इनमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है हमें, जो ये वाला नंबर है 10 है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। अब देखिए फैक्टर्स निकालने के लिए डिफरेंट तरीके डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये जो नंबर है आपको ईजिली इसको पहले इसके फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 224 इंटू 10, राइट। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 25 इंटू में 5 इंटू 2, यानी 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हम 2 की अगर नंबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू में 5 और इंटू में 7, तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर निकल कर आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 की पावर 6, 5 और 7 है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6096। ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस बार ग्राफ के बेसिस पे आपको जो आगे क्वेश्चन आएंगे 34 टू 38 उनके आपको आंसर्स देने हैं यहाँ पर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। 34th क्वेश्चन आपका कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच अर्निंग ऑफ अ कंपनी आर बिलो द एवरेज अर्निंग टू दोज इन विच अर्निंग आर अबव। तो ऐसे कौन से ईयर हैं उन जिनमें एक कंपनी की जो एवरेज अर्निंग है वो अबव रही है और बिलो रही है, उनका रेशियो हमको बताना है यहाँ पे, है ना। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी जो हमको ये अर्निंग की वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जो नंबर ऑफ ईयर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा, 3387.5, ये हमारी जो एवरेज वैल्यू आएगी। अब हमें देखना है रेशियो कि ये जो एवरेज वैल्यू है इससे बिलो कब कब इनकम रही है और इससे अबव कब कब इनकम रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 3000 से कंपेयर करेंगे तो हमारी जो इनकम बिलो रही है उसको काउंट कर लेंगे जो हमारी इनकम अबव रही है। तो इस जो फर्स्ट वाले केस में है ये कम इनकम है, ठीक है। सेकंड में ये भी उससे कम है, थर्ड भी ये भी उससे कम है, ठीक है। और 3000 हमारी 338 है। तो ये कितने हो गए हमारे, जो ये 3 इयर्स रहे हैं, जो ये वाली इनकम है हमारी ये भी इससे कम है ना। अगर आप एक बार जो हमारी फाइनल वैल्यू देखेंगे वो क्या आ रही है, उससे कम है। और फिर ज़्यादा किसकी है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी कम है, तो ये 5 है और ये 3 है। तो हमें रेशियो किस चीज़ का बताना है कि एवरेज हमें बताना है टू दोज ऑफ अर्निंग आर अबव, बिलो टू अबव की हमको अर्निंग बतानी है। तो जो अबव है अर्निंग वो तो 3 है और जो बिलो है वो कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट रेशो क्या बनेगा, 5:3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 35th क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द अर्निंग ऑफ कंपनी इन 1997 to 98 was how many times that in 1994 to 1995। अब देखिए 1997 और 98 में कंपनी की अर्निंग अगर आप देखेंगे कितनी दिखेगी आपको, 7 to 90, 4320। ठीक है, 4320 कंपनी की अर्निंग थी। और 1994 to 95 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 1994 और 95 के बीच में देखिए तो कंपनी की अर्निंग है 2320। ठीक है, 2320। अब हमें बताना है कि ये जो अर्निंग है इससे कितना ज़्यादा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4320 डिवाइडेड बाय 2320। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो आएगा आपका 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके अलावा जो 36 क्वेश्चन देखिए, द अर्निंग ऑफ द कंपनी इन 1996 to 97। ठीक है, वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज ऑफ अर्निंग ओवर द रिव्यू। अब एवरेज हमने ऑलरेडी काउंट किया था, है ना, दैट इज 3387.5। ये आपका एवरेज हमने भी कैलकुलेट किया था। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इससे कितना ज़्यादा है वो इसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो इसमें अर्निंग हमें दी हुई है वो है 3120 इस ईयर की। तो हम 3120 को इससे जो हमारी एवरेज नंबर है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी, अराउंड 125% इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 37th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग ऑफ द कंपनी इन 1997 to 98 ओवर 1993 to 1994। तो अब अगर हम देखें तो 1993 और 94 में जो कंपनी की अर्निंग थी वो थी 2160। ठीक है, और 1997 और 98 में थी 4320। तो ये कितना इंक्रीज़ है, तो जो हमारी नई अर्निंग है वो है 4320। इसमें से जो पुरानी अर्निंग है यानी जितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। और जो हमारी ओल्ड इनकम है ना, ओल्ड मतलब 1993 और 94 वाली, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 100% इंक्रीज़। ठीक है, 100% ये इंक्रीज़ हुआ है इसमें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा जो ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमें ग्राफ के बेस पे बताना है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन अर्निंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम 1994-95, ठीक है, टू 1995-96। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, कुछ नहीं। जो 1994-95 की कंपनी जो अर्निंग है वो थी आपकी 3120 और 1995 और 96 में थी वो थी आपकी 3360। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3360 माइनस में 3120 इज इक्वल टू 240। अब 240 को जो हमारी ये अर्निंग्स हैं इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में नंबर हमारे पास आ जाएगा। कितना आएगा वो, अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7.14% के अराउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, दैट इज 7%। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें बोला कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास 21 to 25। अब 21 to 25 की क्लास की हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे जो गिवन हमें फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 20 है। ठीक है, तो अगर हम 25 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो वो तो आता है हमारा 4। ठीक है, और जब हम यहाँ पे
जो नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू 5। तो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 5, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो थ्योरी का ही क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, हिस्टोग्राम आखिर होता क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हिस्टोग्राम इज़ अ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। अब देखिए हिस्टोग्राम कैसा होता है, ऐसे लाइन होते हैं, यहाँ पे स्केल बने होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 10, 20 है, तो ये आपके मान लें यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए 2001 का कुछ डेटा है ना, फिर यहाँ पे 2002 का कुछ डेटा है, फिर यहाँ पे 2003 का कुछ डेटा है, तो ये होता है आपका हिस्टोग्राम। इसके अलावा भी कुछ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि ये है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ, जिसके बीच में आपको कुछ गैप मिलेगा, मान लीजिए 2001 है, 2002 है, ये है आपका बार ग्राफ। इसके अलावा पाई चार्ट को भी हम इसी कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं, वो इस फॉर्मेट में होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 60% यहाँ पे कुछ लिख दिया है, यहाँ पे 30% लिख दिया है ना, यहाँ पे 10% लिख दिया है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। और आप फ्री पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।